माँ बाप ने उसे नहीं रोका क्योंकि अब वो जिद पर अड़ता था तो फिर नहीं मुड़ता था। इसमें ये नई आदत पैदा हुई थी। माँ बाप हैरान थे इसलिए कुछ न कहते। माँ की आंख से आंसू टपकते उसने देखे तो माँ की गोद में छुप कर रोया। माँ का माथा और हाथ चूमे और बाप से कहा, फिक्रमंद मत होना कि मैं जल्द आ जाऊंगा। दुकान का ख्याल रखना। इस दुकान को सामान से भर दूंगा, दुआ करना। भाइयों से पहले ही मिलाया था, बहन से कराची मिल लिया और फिर अब्दुल रशीद से फोन पर बात हुई तो बेताबी से इंतजार कर रहा था। उसका जहाज परवाज कर गया। वो बरतानिया पहुंच गया तो रास्ते में उसे एहसास हुआ कि गुलाबी, काले और नीले रंग साथ ही ले आया है। कसक से उठी दिल से बहता आंख तक आना ही चाहता था कि उसने डपट दिया और हंस हंस कर अब्दुल रशीद से बातें करने लगा। अपने सफर की रोदात बयान करता रहा और अब्दुल रशीद उसकी हैरानी पर मुस्कुराता रहा। दुनिया में जब निकलते हैं तब पता चलता है कि दुनिया क्या चीज है। एक छोटे से कस्बे में क्या जिंदगी है। अब्दुल रशीद ने कहा तो उसने कहा, सुकून। अब्दुल रशीद ने उसकी तायद की मगर साथ ही ये भी कहा, आसाइश नहीं होती। वो चुप रहा, सोचता रहा, ये आसाइश बड़ी कुर्बानियां देने से हासिल होती है। फिर भी आसाइशों का पलड़ा हल्का ही रहता है और इंसान अपने गुजरे हुए रिश्तों और माजी के गमों और खुशियों में ज़हन और दिल फंसाए रखता है। तो यही पलड़ा हमेशा दुनिया भर के इंसानों का झुका रहता है। दुनिया की चकाचौंध से आशनाई के बाद दरअसल राहत की कदर कीमत से आगाही हासिल कर पाता है। ज़हन और जिस्म इस दौड़ती भागती जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और दिल दूर, बहुत दूर अटका रह जाता है और आसाइश के लिए सारी कुर्बानियां बेकार जाती हैं। वो अब्दुल रशीद के बीवी बच्चों से मिला। बीवी बहुत सुघड़ और समझदार थी। उसकी गोद में साल भर का बच्चा खिलखिलाता था। उसने दूसरे रोज ही काम की रट लगा ली थी। अब्दुल रशीद ने उसे तसल्ली दी, काम भी जल्द ही मिल जाएगा, कुछ तो आराम करो। फिर भागती दौड़ती जिंदगी में आराम के दिन बमुश्किल ही मुयस्सर होते हैं। वो तो कुछ और सोच कर देश से आया था कि कितनी सोचों से पीछा छूट जाएगा, मगर फुर्सत में फिर वही ख्यालात घेर लेते थे, इसलिए उसे काम की हाजत थी। और फिर मैनचेस्टर में एक बड़े शॉपिंग मॉल के डिपार्टमेंटल स्टोर पर उसे काम मिल गया और उसके करीब ही रहाइश इख्तियार कर ली। अब्दुल रशीद ने बहुत चाहा कि साथ रहे, मगर जब अब्दुल रशीद ने एक बंगाली और हिंदुस्तानी दोस्त से मिलवाया जो वहीं रहते थे तो उसने उनके साथ ही रहना पसंद किया था। उसने घर वालों से राब्ता रखा हुआ था, हर हफ्ते अपने वालिदैन को फोन करता और खैर खैरियत मालूम करता था। यहाँ काम करते हुए उसे साल भर हो गया था। सच कहते हैं लोग, मसरूफियत सब कुछ भुला देती है, मगर वो सब कुछ तो नहीं भूला था, मगर फिर भी बहुत हद तक कमी वाक़ई हो गई थी। अचानक ना जाने कैसे उसकी मुलाकात एलिज़ाबेथ से हो गई थी। वो किसी और की मुखालते में उस तक पहुंची थी और उसने उसे मुखातिब कर लिया था, मगर जब उसने देखा कि ये शख्स तो वो नहीं कोई और है तो माजरत करते हुए चली गई थी। मगर जब भी वो शॉपिंग के लिए आती तो उसे ज़रूर सलाम करके खैर खैरियत मालूम करके जाती। वो उर्दू अच्छी तरह बोल और समझ लेती थी। एक रोज उसने उससे कुछ तफसील से गुफ्तगू की तो पता चला कि एलिज़ाबेथ का बाप पाकिस्तानी था और उसकी माँ एक अंग्रेज औरत है। उसका बाप पाकिस्तान गया तब उसकी उम्र 11 बरस और उसके भाई सिकंदर की उम्र यहाँ से कटी हुई है। उसका बाप पाकिस्तान गया तब उसकी उम्र 11 बरस थी और उसका भाई सिकंदर 12 बरस का था। इसके बाद उसका बाप लौटा ही नहीं। माँ ने मेहनत करके उन्हें पाला पोसा है और वो एक स्कूल में मुलाजमत करती है और भाई एरोस्पेस की तालीम हासिल करता है और अपना खर्च भी खुद बर्दाश्त कर रहा है। उसने उनके घर आने की इजाजत तलब की, जिसकी एलिज़ाबेथ ने खुशी खुशी इजाजत दी थी। जब वो एक रोज उनके घर पहुंचा तो वो एक छोटा सा खूबसूरत फ्लैट था। एलिज़ाबेथ की माँ ने उसका पुरजोश इस्तकबाल किया। एलिज़ाबेथ अपनी माँ को इसके बारे में सब कुछ बता चुकी थी। एलिज़ाबेथ ने इस रोज अपने बाप और भाई की तस्वीरें भी उसे दिखाईं। एक तस्वीर में उसके वालिद ने पगड़ी बांधी हुई थी और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं। एक दूसरी तस्वीर में 3 पीस सूट में क्लीन शेव बड़ा खूबसूरत नौजवान दिखता था। पूरी फैमिली की तस्वीर में
टोपी पहनी हुई थी। वो ईद की तस्वीरें थीं जिसमें माँ बाप के साथ बच्चों की तस्वीरें थीं। इस तस्वीर पर सिकंदर के सर पर भी टोपी थी। उसे दुख हुआ कि उन्हें क्यों छोड़ गया। वो इसी हमदर्दी में उन तक पहुंचा था और अब उसका दिल मजीद दर्द से बोझल हो गया था। जब वो रुखसत हुआ तो एलिजबेथ उसे दूर तक रुखसत करने आई। तब न जाने कैसे उसने बमुश्किल कहा कि वो अजाला करना चाहता है। वो हैरान उसे देखती रही। उसका चेहरा मामूल के मुताबिक था, जिस पर कोई तासुर नहीं था। किस बात का? एलिजबेथ ने पूछा तो उसने तेजी से कहा, अपने हम वतन का। वो साथ साथ चलते रहे। एलिजबेथ ने पूछा, वो कैसे? वो चलते चलते रुका और मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा। वो हक्का पक्का देखती रही। कैसा आदमी है, मुझसे पूछा तक नहीं, ना देखा भाला, ना परखा, दिलो जज्बात की बात की, बस एकदम कह दिया। मेरी मर्जी के बगैर कैसे शादी हो सकती है, और माँ की रजामंदी के बगैर? माँ को तो पता ही नहीं। एलिजबेथ ने कहा, माँ की रजामंदी के बगैर मैं कुछ ना करूंगी। उसके दिल में मजीद उसकी कदर बढ़ गई। मैं तुम्हें बता दूंगी। एलिजबेथ ने कहा। उसने दुकान का कार्ड दिया जिस पर राब्ता नंबर था और बस में सवार हो गया। उसे जवाब दिए बगैर लौट आया। वो हैरान खड़ी उसके मुतालिक सोचती रह गई थी और सोचते सोचते घर लौट आई थी। 2 दिन बाद एलिजबेथ की माँ का फोन आ गया, जिसे उसने काउंटर पर जाकर सुना और मुस्कुरा दिया। एलिजबेथ की माँ ने रजामंदी जाहिर की थी और एलिजबेथ भी राजी थी। काउंटर पर बैठे मैनेजर एंड्रियो ने पहली मर्तबा उसे मुस्कुराते देखा तो बड़ा हैरान हुआ और हैरत ज़दा रह गया कि एक जरा सा मुस्कुराने से इंसान कितना खूबसूरत हो जाता है। वो पूछे बिना ना रह सका, ए खूबसूरत जवान, बता किसका फोन था? वो कुछ घबराया, न जाने कैसा तासुर पड़े, मगर बोल ही दिया, जी, लड़की की माँ और लड़की राजी है मुझसे शादी के लिए। उसने पूछा, तुम्हारी महबूबा है? महबूबा? उसने दोहराया, मगर संभला कहीं काला, गुलाबी और नीला रंग झलका। उसने फौरन कहा, नहीं, सरासर अंगेज है। ओह, मुबारक हो, तुम लोग ऐसा कर लेते हो। शाबाश है तुमको, एक मर्तबा फिर मुबारक हो। उसने गर्दन हिलाई और वहां से सामान की तरफ आ गया। उसने बंगाली और हिंदुस्तानी दोस्त और अब्दुल रशीद को भी बता दिया। अब्दुल रशीद सुनते ही उसे देखने के लिए बेताब हो गया और उसने उन लोगों से मिलने का इसरार किया। तो उसने छुट्टी वाले दिन अब्दुल रशीद को बुलाया और उसे एलिजबेथ के घर ले गया। एलिजबेथ की माँ ने अब्दुल रशीद ने उसका बड़ा भाई बनकर बात की और निकाह का वक्त और तारीख मुकर्रर हो गई। ये निकाह मस्जिद में होना तय पाया। अब्दुल रशीद का खानदान, उसके ससुराली और उसके दोस्त जो उसी शहर में रहते थे, मदऊ किए गए। अब्दुल रशीद ने उसके लिए अलग फ्लैट का इंतजाम कर दिया था। जुमे के दिन नमाज असर उसका निकाह एलिजबेथ से हो गया। एलिजबेथ पाकिस्तानी नकूश वाली लड़की थी और दुल्हन बनकर इसी तरह शर्मा रही थी और जफरुद्दीन बोस की रंग शेरवानी में बड़ा खिला खिला लग रहा था। हर देखने वाले को ये जोड़ा बहुत भाया। वहां मौजूद हर शख्स ने ही उसे गले लगाया और मुबारकबाद दी। अब्दुल रशीद ने ज़ियाफत का इंतजाम किया था क्योंकि आखिर उसके यार की शादी थी। जफर निकाह के बाद बहुत हल्का फुल्का हो गया था, जैसे उसने अपने हम वतन की ज्यादती का अजाला कर दिया हो, मगर उसने किसी को जताया नहीं, किसी को बताया नहीं। नई जिंदगी की शुरुआत से वो बहुत खुश था। अब्दुल रशीद और सब लोग इस शादी से बहुत खुश थे। एलिजबेथ को छोड़ने उसके घर आए थे। इस छोटे से फ्लैट को उसके दोस्तों ने खूब सजा दिया था। अगले रोज वलीमे की दावत जफर की तरफ से थी, जिसमें सिर्फ मखसूस लोगों को मदऊ किया गया था। जफर ने अपने वालिदैन से बात की और अपनी बीवी से बात करवाई। उसके वालिदैन भी इस शादी से खुश थे और दुआएं देते ना थकते थे। उसने माँ को एलिजबेथ और अपना फोटो भी भेज दिया था। माँ ने उन्हें दूल्हा दुल्हन बना देखकर निहाल हुई जाती थी। माँ ने बहू की बहुत तारीफ की और दुआएं दी। एलिजबेथ भी अपने ससुराल से मुतमईन हो गई थी।
ظفر کو الزبتھ پسند آ گئی تھی کہ وہ بہت نرم دل، سادہ اور شوہر پرست تھی، اور اس کی عادت و اطوار آہستہ آہستہ اس پر گھلتے گئے تو وہ حیران ہو گیا کہ یورپ میں رہ کر بھی یہ کتنی سادہ طبیعت ہے۔ اسے اپنے باپ سے بھی بہت محبت تھی۔ ظفر نے اسے یقین دلایا تھا کہ کبھی نہ کبھی اسے اس کے باپ سے ضرور ملوائے گا۔ اگر وہ پردیس چلا گیا ہے تب ہی وہ اسے ڈھونڈ کر ملوانے کی کوشش کرے گا اور یہ پوچھے گا کہ ان کا قصور کیا تھا۔ شادی کے بعد اس نے ملازمت چھوڑ کر ایک چھوٹے بزنس گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ 4 افراد کے اس گروپ نے دیکھتے دیکھتے بہت ترقی کی اور بہت خوشحالی ہو گئی۔ 2 لڑکوں اور ایک بیٹی کا باپ بن کر ظفر خوش تھا۔ اس نے اپنے خاندان کے ساتھ حج اور عمرہ بھی ادا کر لیا اور والدین کو حج کروایا۔ باپ کے انتقال کے بعد ماں تنہا رہ گئی۔ بھائی اسے اپنے پاس لے گئے ہیں۔ اس نے بہت چاہا کہ ماں اس کے پاس آ جائے، مگر ماں کو پردیس سے ڈر لگتا تھا۔ وہ تو بس اپنے دیس اور اپنے لوگوں میں خوش تھی۔ اس کا دل ماں سے ملنے کو بے قرار تھا۔ اکثر خواب میں ماں نظر آتی۔ اس نے اپنی بیوی بچوں سے ذکر کیا اور کہا کہ سب چلتے ہیں، مگر بچے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ بچی کی منگنی اس نے عبدالرشید کے بیٹے سے کر دی تھی۔ جب زینت اپنی تعلیم سے فارغ ہوگی تب اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اب وہ بے فکر تھا۔ بڑا لڑکا انجینئر بن کر ایک تجارتی ادارے میں، دوسرا بیٹا میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جب کوئی بھی تیار نہ ہوا تو اس نے اکیلے ہی آنے کا فیصلہ کیا۔ جب سے یہ سوچا تھا خیالات کی یلغار ہو گئی تھی۔ نہ جانے کون کون یاد آنے لگا تھا۔ سب سے بڑھ کر کالے، گلابی اور نیلے رنگوں نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ وہ ہر بات کو جھٹکتا، اپنی زندگی سے بظاہر مطمئن تھا، مگر اندر ہی اندر ایک پھانس تھی جو کسی طور قرار نہ لینے دیتی تھی۔ اس نے ایسا سوچا کیوں زخموں کو ہرا کیا؟ اب جب ہر خیال سر اٹھانے لگا تو بہت اداس ہو جاتا۔ مناجاتوں میں یہ خیالات پھر سے اسے رلانے لگے۔ وہ اپنے سامنے کی زندگی کو دیکھتا تو شکر گزار ہوتا، ماضی میں جا کر بھٹک جاتا اور اسے واپسی کا راستہ نہ ملتا۔ قطب الدین بار بار سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا اور اپنا قصور پوچھتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر مسلح پر روتا۔ اس نے آج تک کسی کو نہیں بتایا تھا اور اسی خاموشی میں عافیت تھی۔ بس رب کے سامنے ہی رویا اور گڑگڑایا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہوں؟ بس یہی کہ مر سکتا ہوں۔ وہ یہی سوچتا کہ وہ اپنے وحشت دل کا کیا کرے۔ وہ الجھ جاتا تھا، مگر سامنے کی زندگی اسے حوصلہ دیتی، جینے پر رضامند ہوتا۔ ماں کی قدموں میں جنت ہوتی ہے، اسی کی قدم بوسی کو جانے کو تیار ہو رہا تھا۔ الزبتھ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ ماں، بھائیوں اور بھابھیوں اور ان کے بچوں کے لیے شاپنگ کرتی، البم تیار کرواتی، بچوں کی اور اپنی تصویروں کی، اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی، ماں کو یہ کہنا، ماں کو میری طرف سے یہ کہنا، ہم لوگ بھی جلد آ جائیں گے، اور اس کی باتیں سنتا، اس کا جوش و خروش دیکھتا رہتا۔ وہ خود کو ماں کے قدموں میں لپٹا تڑپتا پاتا۔ اس کے وطن لوٹنے کے دن نزدیک سے نزدیک کر آتے جا رہے تھے اور اسے لگتا تھا کہ وہ دور، کہیں بہت دور خلاؤں میں کھوتا جا رہا ہے، ایسے کہ ذہن کچھ کرنے کے قابل نہ رہ گیا ہو، ذہن خالی ہو گیا ہو۔ آج کل اسے کسی بات پر نہ حیرت ہوتی اور نہ ہی اچنبھا ہوتا، بس ٹکر ٹکر دیکھتا رہتا اور سامنے والے کی باتیں سن سن کر گردن ہلاتا رہتا۔ اس کے جانے سے پہلے اس کا پورا خاندان اس کو رخصت کرنے کے لیے جمع ہو گیا تھا۔ دونوں بیٹے، بیٹی اور بیوی سب اس کے گرد منڈلاتے اور باتیں کرتے رہتے۔ بچوں کو بھی بہت اشتیاق تھا کہ وہ اپنے بابا کا دیس دیکھ سکیں، مگر فی الحال وہ اکیلا ہی جا رہا تھا۔ وہ اسے بار بار کہتے اگر وہ انہیں جب بھی بلائے گا تو وہ فوراً چلے آئیں گے۔ جن لوگوں کی باتیں انہوں نے سنی تھیں ان سے ملنے کے مشتاق تھے۔ اب تو صرف چند ہی دن تو رہ گئے تھے، 1، 2 اور تیسرا دن۔ میری ساری تیاری بیوی اور بیٹی نے مکمل کر دی تھی۔
भाई ने मेरे लिए घर खरीद कर उसे डेकोरेट भी कर दिया था और उसकी वीडियो व्हाट्सएप पर भेजी थी, जिसे बीवी और बेटी ने ओके कर दिया था। मैं मुतमईन हो गया था। मैं वतन जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब्दुल रशीद और दीगर दोस्त मुझसे मिलने आ रहे थे और मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। हज पर जाते हुए किसी को पता ही नहीं चल सका था और कोई भी मिलने नहीं आया था। बड़ी खामोशी से हम हज पर गए और इसी खामोशी से आ गए, तकल्लुफात के बगैर। मगर ये वतन की वापसी तो कोई बहुत खास वाकया था जिसे इल्म होता दौड़ आता। प्रोफेसर अब्दुल हमीद भी आ गए और बगलगीर हुए। मैंने कहा, आप भी चलिए। तो उन्होंने कहा, मेरा वतन तो यही है, यही पैदा हुआ पला बढ़ा। मेरे वालिद का वतन भी यही है। मेरी वालदा और दादा का वतन ये नहीं था, वो आपके हम वतन थे। फिर भी ना जाने क्यों मुझे इस वतन से मोहब्बत है, हालांकि मैं कभी गया भी नहीं। मैंने उन्हें फिर कहा, चले चलो, कहाँ दिमाग खपाते हो, जरा सैर सपाटे भी करो। उन्होंने कहा, आप हो आए फिर चलेंगे। दुनिया गोल है, जहां से चलते हैं फिर वहीं पहुंच जाते हैं। मैंने उन्हें कहा, प्रोफेसर कोई नई बात करो, ये तो हमें मालूम है कि दुनिया गोल है। मैंने कॉफी का कप उन्हें देते हुए कहा। तो उसने कहा, अच्छा यूं सुनो कि दुनिया की हर शय गोल है। अब्दुल रशीद, मेरे बेटे और बेटी भी बैठी थी, सब जोर से हंसे। तो उसने हम सब के चेहरों की तरफ संजीदगी से देखा। हम सब हंसना भूल गए और हैरानगी से उन्हें देखने लगे। हर चीज गोल है। उसके जुज कर दिए गए तो शक्लें मुख्तलिफ नजर आती हैं। एक मुरब्बा जिसकी 4 कोने हैं, उसके चारों कोनों का जाविया कायमा का मजमुआ 360 डिग्री होता है। एक मुसल्लस निस्फ कुर्रा है, इसके जावियों का मजमुआ 180 होता है। 2 मुसल्लस मिलकर एक दायरा बनाते हैं। सिर्फ इसराइल के झंडे पर 2 मुसल्लसों से एक सितारा बना है जिसके 6 कोने हैं। बाकी दुनिया की सितारों के 5 कोने हैं। इस झंडे का सितारा पूरा कुर्रा है। उन्होंने काफी का घोंट भरकर कहा, कभी किसी खतरे को गोल की सिवा किसी और शक्ल में देखा, या किसी जर्रे को गोल की सिवा किसी और शक्ल में देखा? एटम को गोल की सिवा किसी और शक्ल में देखा? किसी जानदार का खलिया किसी शक्ल का हो, जावियों का मजमुआ 360 होता है। किसी दरख्त का तना चकोर या तिकोना देखा? इस गोलाई में बड़ी शक्ति है, कुव्वत है, बर्दाश्त है। बिल्कुल गोल नहीं, बेज़वी। जमीन होने की वजह से साल 360 के बजाय 365 का हो जाता है। इस तरह कतरे भी बेज़वी होते हैं और पूरी कायनात। उन्होंने मेरे बेटे की तरफ देखते हुए कहा, वक्त का पैमाना 60 सेकंड, 60 मिनट ज़रब करें तो 3600, मतलब ये कि 360 यहाँ भी मौजूद है और वक्त की गर्दिश की रफ्तार गोल है। किसी की क्या मजाल कि उनके सामने बोलता। एलिजाबेथ ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, मुझे तो पहले ही ये ख्याल आता था कि हम और कोई भी चीज हरकत में है, गोल है। मेरी बेटी ने अपनी माँ से कहा, अंकल ये कह रहे हैं कि हर शे गोल है। प्रोफेसर ने कप रखते हुए कहा, मैं यही कह रहा हूँ। मजीद सोचना आपका काम है, इस कायनात और इंसान की तख्लीक पर सोचना। अब्दुल रशीद, जो अब तक हैरत से मुंह खोले सुन रहा था, वो बोला, प्रोफेसर क्यों इतना दिमाग खराब करते हो, फायदा क्या, मत सोचा करो। उन्होंने कहा, अब्दुल रशीद मेरे भाई, एक नुक्ता हो एक राज, इसके जावियों का मजमुआ 360 है। गुफ्तगू कह चुका, बहुत कुछ नागुफ्तगी भी है। सोचते रहो तो खुद को भी समझ जाओगे और अपनी हकीकत भी कि कुदरत ने ये सब क्यों और कैसे तख्लीक किया। एलिजाबेथ, जिसे प्रोफेसर कलसूम कहते थे, कलसूम खाने का इंतजाम नहीं है क्या? एलिजाबेथ उठते हुए बोली, बस अभी जरा देर बाद बुलाती हूँ। बेटी भी माँ का हाथ बटाने के लिए उठ गई और वो मौजूदा हालात और वाकयात पर गुफ्तगू करने लगे थे। इंसानी हकूक की पामाली और मायशत पर वाकयात सभी सुनाते रहे। सब ने ही हिस्सा लिया, मगर सिवाय अफसोस के क्या कर सकते थे।
समझदार लोग सियासत से दूर थे और बेहिस और लापरवाह लोग सियासी अखाड़े में करतब दिखाते थे। आदाद शुमार के पेचीदा अमल को अवाम के सामने पेश करते, जो कम फहम और तालीम से नाबलद समझने से कासिर रहते। इस तरह वो अपने अपने उल्लू सीधा करते और चल पड़ते। खाने के बाद सब रुखसत हुए। दूसरे रोज एयरपोर्ट पर बीवी और बच्चे अलविदा कहने आए। सबकी तरफ से मैंने डुबडुबाई आंखों से देखा और हाथ हिलाता जहाज में सवार हो गया।